नमस्कार। चलिए, आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही जरूरी संस्थान की। एक ऐसा संस्थान जो हमारे समाज के एक बड़े तबके के अधिकारों का संरक्षक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी। तो आइए इस आयोग के बनने की कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम अपनी बात एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान पिछड़ा वर्ग या बैकवर्ड क्लासेस को आखिर परिभाषित कैसे करता है? अब आप सोच रहे होंगे इसका जवाब तो सीधा साधा होगा, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। और इसी उलझन में इस आयोग के जन्म की कहानी छिपी है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से में इस शब्द की जड़ों को ही समझते हैं, क्योंकि यहीं पर एक बहुत बड़ी अस्पष्टता है। ये जानना कितना दिलचस्प है कि हमारे देश का सबसे बड़ा कानून, हमारा संविधान, इस इतने जरूरी शब्द पिछड़ा वर्ग की कोई साफ परिभाषा ही नहीं देता। बस इतना कहता है कि ये वो नागरिक हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति में नहीं आते। इसी खालीपन को भरने के लिए एक समर्पित संस्था की जरूरत महसूस हुई। तो सवाल उठता है, अगर संविधान में नहीं तो फिर ये परिभाषा आई कहां से? तो इसका जवाब है सरकार से। सामाजिक न्याय मंत्रालय कहता है कि पिछड़ा वर्ग वो समुदाय हैं जिन्हें केंद्र सरकार इस रूप में पहचानती है या निर्दिष्ट करती है। अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़, एक ऐसा ऐतिहासिक कानूनी मामला जिसने एनसीबीसी के गठन की पूरी पटकथा ही लिख दी। साल था 1992 और सुप्रीम कोर्ट में केस आया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, पर हम सब इसे जानते हैं मंडल केस के नाम से। इस एक मामले ने देश में सामाजिक न्याय की पूरी बहस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और सीधे सीधे उस आयोग को जन्म दिया जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहां सिर्फ कोई सलाह नहीं दी, बल्कि एक सीधा सीधा आदेश दिया। उन्होंने सरकार से कहा कि एक परमानेंट बॉडी, एक स्थायी निकाय बनाइए जिसका मुख्य काम ये हो कि वो शिकायतों को देखें और तय करे कि किस समुदाय को पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में शामिल करना है और किसे बाहर। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। सोचिए, 1992 में कोर्ट का फैसला आया। ठीक एक साल बाद 1993 में संसद ने कानून पास किया और उसी साल एनसीबीसी एक वैधानिक निकाय के तौर पर बन भी गया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। एनसीबीसी का एक और बड़ा सफर बाकी था, एक संवैधानिक निकाय बनने का सफर, जिसने इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाया। अच्छा, ये समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों में फर्क क्या है, वैधानिक और संवैधानिक। देखिए, एक वैधानिक निकाय मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी संसद के एक आम कानून से बनता है, लेकिन एक संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसकी जड़ें तो सीधे संविधान में होती हैं। जाहिर है, इससे वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली और स्वतंत्र हो जाता है। और ये बड़ा बदलाव आया साल 2018 में 102वें संवैधानिक संशोधन के साथ। ये वो संशोधन था जिसने एनसीबीसी का दर्जा ही बदल दिया, उसे एक नई पहचान दी। तो इस संशोधन ने असल में किया क्या? सबसे पहले और सबसे जरूरी, एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया। फिर संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, 338 बी। साथ ही आयोग के काम का दायरा भी बढ़ा दिया गया ताकि वो पिछड़े वर्गों के हितों की और बेहतर तरीके से रक्षा कर सके। तो अब जब हम जान गए हैं कि ये आयोग बना कैसे और इसे ताकत कहाँ से मिलती है, तो चलिए देखते हैं कि आज इसकी बनावट कैसी है और इसके सदस्य कैसे काम करते हैं। इसकी बनावट बहुत सीधी साधी है। एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन और उनके साथ 3 और सदस्य। और इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ये बात ही इस पद के महत्व को दर्शाती है। और इनके कार्यकाल के नियम भी बिल्कुल साफ हैं। हर सदस्य 3 साल के लिए पद पर रहता है और कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल से ज्यादा सेवा नहीं दे सकता। ये एक तरह से निरंतरता और नए दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाता है। अब आते हैं उन संवैधानिक प्रावधानों पर जो असल में एनसीबीसी की शक्ति का स्रोत हैं, जो पिछड़े वर्गों के कल्याण की रक्षा करते हैं। ये कह सकते हैं कि ये आयोग के अधिकार की रीढ़ की हड्डी हैं। संविधान में अब कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इस आयोग के काम की नींव रखते हैं। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय के प्रति हमारे देश की एक संवैधानिक प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। चलिए इन 3 सबसे जरूरी आर्टिकल्स को देखते हैं। आर्टिकल 340, ये पिछड़े वर्गों की हालत की जांच के लिए कमीशन बनाने की बात करता है। फिर आता है आर्टिकल 338 बी, जो सीधे सीधे एनसीबीसी की स्थापना करता है। और आखिर में आर्टिकल 342 ए,
जो राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की लिस्ट तय करने की शक्ति देता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि इस लिस्ट में कोई भी बदलाव संसद की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि सिर्फ एक कानूनी निकाय से एक संवैधानिक निकाय बनने का ये जो सफर है, ये पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा को असल में कितना मजबूत करता है। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं था, बल्कि ये सामाजिक न्याय के लिए हमारे देश की एक गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है